काम है वो है रेडिएशन पे। ठीक, तो रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रेडिएशन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है। क्या है बेटा? एक ब्लॉक। दिस इज अ ब्लॉक। ठीक, इस पे कुछ एनर्जी Q ऐसे आ रही है, कुछ एनर्जी Q ऐसे इस पे इंसिडेंट हो रही है। यस, हो रही है कि नहीं हो रही है? हेलो सलोनी, कैसे हो आप? तो ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस पे कुछ एनर्जी Q इंसिडेंट हुई, मतलब इस ब्लॉक पे कहीं से कोई एनर्जी Q आई और इस पे गिरी। ठीक, हीट एनर्जी आई। अब क्या होगा सर? इसमें से कुछ एनर्जी तो इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी ऐसे। ठीक, इसको हम लिख देते हैं QT, जो ट्रांसमिट हो गई। यस सर। फिर क्या होगा सर? कुछ एनर्जी तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी कर देगा ऐसे। हाँ सर, इसको हम QR लिख देते हैं। और कुछ एनर्जी इसके सरफेस पे यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। मान लेते हैं ये 10 जूल एनर्जी आई, तो मान लेते हैं 2 जूल उसने ट्रांसमिट कर दी, 5 जूल उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी। तो कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा? 3 जूल एब्जॉर्ब करेगा। बताओ। तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू QT प्लस QR प्लस QA? बताओ। टोटल एनर्जी जो आई उसमें से कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया ऐसे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। बताओ। यस, बताओ। अब Q से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख देंगे QT अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QA अपॉन Q। ये जो रेशो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम T बोलते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी। इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिबिलिटी R, रिफ्रैक्टिविटी सॉरी R, और इसको एब्जॉर्प्टिविटी A। ट्रांसमिसिबिलिटी R है, रिफ्रैक्टिविटी रिफ्लेक्टिविटी, और A है एब्जॉर्प्टिविटी। मतलब टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट कर दिया, टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट कर दिया, और टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां से हमको क्या मिल गया? 1 इज इक्वल्स टू T प्लस R प्लस A। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? बताओ। इसमें कुछ भी नहीं है, एनर्जी हमको क्या कर दिया? टोटल एनर्जी लिख दी भाई। कुछ एनर्जी Q आई थी, उसमें से कुछ ट्रांसमिट हो गई, मतलब इसके आर पार चली गई। कुछ एनर्जी को उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया ऐसे, और कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो हम Q इक्वल टू QT प्लस QR प्लस QA लिख देंगे। फिर Q से हमने डिवाइड कर दिया, इस रेशियो को हमने बोल दिया T है, ये स्मॉल t, जिसको हम ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं। इसको हमने बोल दिया R, रिफ्रैक्टिबिलिटी रिफ्रैक्टिविटी, और इसको हम कह देते हैं A, मतलब एब्जॉर्प्टिविटी। यस, बताओ। बताओ। हाँ, पक्की बात? अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ जरा। अब एक क्वेश्चन बेसिक सा करके बताओ। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ठीक। इस सरफेस पे लेट से 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हुई, ठीक। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? कि T रेशो R रेशो A, TR ही दिया ना? हाँ, ये रेशो दिया हुआ है 2:3:1। तो आप बताओ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कितनी ट्रांसमिट हुई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई? बताओ।
ये गिवन है। क्वेश्चन समझ आया? हम्म। अच्छा 100/3 आया। हाँ हाँ हाँ। चलो देखते हैं। पता नहीं, देखते हैं, मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा, अभी याद नहीं बेटा आंसर। चलो मैं समझाऊंगा। चलो मेरी बारी। क्या बोला है? टी आर ए का रेशो ये दिया है, तो अगर हम टी को 2x बोल दें तो आर को हम 3x बोल पाएंगे और ए को हम x बोल पाएंगे? बताओ भाई, जब तीन चीजों का रेशियो दिया है तो टी को मैंने 2x बोल दिया तो आर 3x ए एक्स। ठीक। फिर हमको मालूम है कि टी प्लस आर प्लस ए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। ये तो ऑलवेज 2 है ना। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल गई? 1/6 मिल गई कि नहीं मिल गई? ये x की वैल्यू 1/6 मिल गई तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। यस। बताओ अब t क्या होता है बेटा? t क्या होता है? qt, कितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। t, व्हाट इज t? t क्या होता है? qt अपॉन q, कितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ अपॉन टोटल एनर्जी। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/3। qt हमको निकालना है। q टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट हुआ? 100 जूल। ये दिया हुआ है q का वैल्यू, तो यहां से हमको qt मिल गया 100/3। ठीक। फिर हमको क्या दिया हुआ? r का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/2। r क्या होता है बेटा? वो होता है क्यू आर अपॉन क्यू। तो यहाँ से हमको क्यू आर की वैल्यू कितना मिल गया? q/2 मिल गया, मतलब 50 जूल। q की वैल्यू क्या? 100 जूल है। ऐसे ही a का वैल्यू क्या होता है? a का वैल्यू होता है, मतलब यहाँ 1/6 आया, ये क्या हो गया? क्यू ए अपॉन क्यू होता है, कितना वैल्यू, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ और टोटल अपॉन टोटल कितना हीट आया था। तो क्यू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? q/6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 100/6 मतलब 50/3 जूल। इसको हम डायग्राम में दिखा के आपको समझाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 100/3 जूल ऐसे ट्रांसमिट हो गया। ठीक। फिर 50 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे वापस चला गया, और एक पार्ट 50/3 जूल यहां पर एब्जॉर्ब हो गया। बताओ क्या आपको ये समझ आया? यस। बताओ। हम्म। पक्की बात? हम्म। तीनों बच्चों को? हाँ। अब आपको एक बात जाननी है। क्या बात जाननी है? अरे
आपको अब ये बात जाननी है, एक पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ऑल बॉडीज रेडिएट एनर्जी in the form of electromagnetic waves yes by virtue of their temperature। इस लाइन का मतलब क्या है बताओ, बताओ यार आप लोग, इस लाइन का क्या अर्थ है, इस लाइन का अर्थ बताओ। हम्म, वर्च्यू नहीं, बताता हूं मैं, ये कोई बॉडी है बेटा, जिस अब ये बॉडी है, इसका कुछ एक टेम्परेचर होगा, ठीक। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, इस बॉडी का कुछ भी टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है, और आप जानते हो कि 0 केल्विन अचीव करना इम्पॉसिबल है, ठीक। मतलब कोई भी बॉडी जो नेचर में है, कोई भी बॉडी जो नेचर में है, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर 0 से हमेशा अबव होता ही है। आपका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, 0 केल्विन हो रही बात, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रही बात, ठीक। अगर कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो ये बॉडी हमेशा हीट जो है रेडिएट करेगी, अपनी बॉडी से हीट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ऐसे निकालेगी, हमेशा। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, कोई भी बॉडी नेचर में, कोई भी बॉडी, चाहे आपके यहाँ रूम पे कोई पत्थर ही क्यों ना रखा हो सड़क पे, उसका टेम्परेचर भी 0 केल्विन से ज्यादा है, उसका टेम्परेचर भी किससे ज्यादा है, 0 केल्विन से ज्यादा है, ठीक। 0 केल्विन से क्या है, ज्यादा है, ठीक। वो जो पत्थर है जिसका 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है, वो पत्थर भी कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, वेव के फॉर्म में। और ये रेडिएट क्यों हो रही है एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर। इस एनर्जी के निकलने का कारण है इस पत्थर का टेम्परेचर, इस पत्थर का टेम्परेचर, इस पत्थर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, TMPERA, वो क्या है, कॉज है। मतलब ये जो पत्थर है, ये जो बॉडी है, ये अपनी बॉडी से एनर्जी हीट ऐसे रेडिएट कर रही है, रेडिएशन निकाल रहा है, और इसका कॉज क्या है, टेम्परेचर। ये कब तक निकलेगा हीट, जब तक इसका, मतलब ये इस तरीके से हीट निकालेगा। सिर्फ वो बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, सिर्फ वही बॉडी वही बॉडी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर सकती, अदरवाइज एवरी बॉडी विल रेडिएट एनर्जी। चाहे आप हो, आपका टेम्परेचर क्या है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है। आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन से ज्यादा है, तो आपकी बॉडी से भी जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, वो एमिट हो रहा है, आपकी बॉडी से भी जो रेडिएशन है वो क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, आपकी बॉडी से भी एनर्जी, जो रेडिएशन है वो एमिट हो रहा है, आपकी बॉडी से भी जो रेडिएशन है वो एमिट हो रहा है, यस। बताओ, ये फिजा है, फिजा का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फिजा की बॉडी भी रेडिएशन एमिट कर रही है चारों दिशा में, यस। बताओ, यस। आप एक बात बताओ, आप जब स्वेटर पहनते हो तो आपका, आपको जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, आपने स्वेटर पहनी, तो स्वेटर पहनी तो आपको जो ठंडक है वो लगनी बंद क्यों हो जाती, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी को क्या कर रही है, टेम्परेचर, हीट को क्या कर रही है, एमिट कर रही है, वो हीट ट्रैप हो जाती है आपकी स्वेटर में या जो भी गर्म कपड़ा आप पहने उसमें, इसलिए आपको जो आपकी ठंडी खत्म हो जाती है। ऑल बॉडीज, चाहे वो कोई भी नॉन लिविंग बॉडी ही क्यों ना हो, कोई पत्थर ही क्यों ना हो, आपका जूता ही क्यों ना हो, आपका लैपटॉप ही क्यों ना हो, आपकी पानी की बोतल ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा
एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, टेम्परेचर, उस बॉडी का टेम्परेचर। बताओ, यस बताओ। अब अब आप बोलोगे सर ये टेम्परेचर, ये एनर्जी को एमिट कर रही है बॉडी, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। मतलब अगर मान लो फिजा की बॉडी का टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है। अब चलो फिजा की बॉडी में तो एनर्जी है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसने खाना खाया है, उसकी सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उससे एनर्जी क्रिएट हो रही है। मान लेते हैं पत्थर ही है, तो इस अगर ये पत्थर ही एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर 0 केल्विन पे मेंटेन कैसे, इसका टेम्परेचर मेंटेन कैसे है। मान लीजिए पत्थर है, ये रूम, ये बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, सड़क पे पड़ा हुआ है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये पत्थर, आपको ये बात समझ आ गई कि ये पत्थर एनर्जी को एमिट करेगा, हीट को एमिट करेगा। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये हीट को एमिट कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये पत्थर 40 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड कैसे है। ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, यस बताओ, बताओ। इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा, इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया रेडिएशन में। इसका जवाब, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्दर, ठीक है, विल एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे और, ठीक, इसको अभी हमने यहीं पर हम छोड़ेंगे, अभी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। इतना समझ आया कि नहीं आया सब बच्चों को, बताओ यार, यश बताओ, हाँ बोलो, क्या चीज, क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो यार, आवाज कट रही है, क्या, आवाज कट रही है आपकी यार। चलो हम आगे बढ़ते हैं ना, क्या आपका डाउट है बताओ। हम्म, बोलो बोलो। हाँ, हीट रेडिएट करेगा, हाँ यही तो बता रहा हूं मैं, ये करता है, बॉडी करती है, क्योंकि बॉडी की जब देखो, जो आपके बॉडी में सेल्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल से बॉडी बनी है, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, इसका मतलब है वो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मोशन हो रहा है, उनमें मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें भी मोशन हो रहा है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। समझे कि नहीं, आपने एक बात पढ़ी, हाँ बोलो, हाँ, एनर्जी ना, हाँ आप सही बोल रहे हो, एनर्जी लो से हाई कैसे जा रही है, आप ये बोल रहे हो ना। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, डोंट वरी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप इतना समझो, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। इतना समझो, मान लेते हैं ये कोई स्टोन है, ठीक, इस स्टोन में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस स्टोन का टेम्परेचर कुछ है, मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन हो गया, 273 प्लस 35, ये हो गया 308 केल्विन, हो गया, ठीक। अब इसका जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, बिकॉज इसके पास टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर की वजह से ये मॉलिक्यूल, इसके पास एनर्जी है, तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे, थोड़ा 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 इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन रहेगा, ठीक। और ये मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगा तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं,
इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, तो उनका भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इट एमिट्स रेडिएशन, इट एमिट्स रेडिएशन। व्हेन अ चार्ज, ये बात समझ आई कि नहीं, बताओ। यस। अब जब अगर मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मान लेते हैं कि इस स्टोन का टेम्परेचर मान लो 0 केल्विन होता, उस केस में 0 केल्विन के केस में इस मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती वो होती 0, क्योंकि सिर्फ 0 टेम्परेचर पे ही, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ही काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है। तो इसका मतलब ये है इसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन रुक जाता, तो ये अपनी एनर्जी को एमिट करना भी बंद कर देता। तभी मैंने आपको बोला कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन से थोड़ी भी ज्यादा है टेम्परेचर, मान लो किसी पत्थर का टेम्परेचर 1 केल्विन भी है, तो वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, उसके मॉलिक्यूल के पास भी वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन की वजह से चार्जेस क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, और वो एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, रेडिएट करेंगे। ये समझ आया कि नहीं इतना, बताओ 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 यार, पक्का, ठीक। अभी आपको बाकी के लॉजिक भी धीरे धीरे समझ आएंगे, थोड़ा वेट करो ना, पेशेंस थोड़ा सा। अब स्टीफन बाबा आए, स्टीफन बाबा ने बोला यार ठीक है यार, एमिट तो करेगा, ये तो समझ में आ गया, ये तो होता है, मतलब एमिट होती है एनर्जी, ठीक। तो ये एनर्जी एमिट कितनी होगी, किसी ने पूछा, ठीक, ये एनर्जी एमिट कितनी होगी। तो स्टीफन बाबा ने कहा, क्या कहा, कि मैक्सिमम एनर्जी किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, मैक्सिमम एनर्जी is emitted by a black body। ठीक, एक किसी भी टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एक ब्लैक बॉडी एमिट करेगी, ठीक, वो ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एमिट करेगी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ब्लैक बॉडी एमिट करेगी। अब आपके मन में आएगा सवाल, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, तो उसके लिए हम पीछे आते हैं वापस इस वाली स्लाइड पे। इस वाली स्लाइड के बाद आपको ये समझना पड़ेगा, क्या क्या समझोगे भाई, कि यहां पे मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ठीक, दिस इज अ बॉडी, इस बॉडी पे कुछ एनर्जी क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुई, और मान लेते हैं 100% एनर्जी इस तरीके से ट्रांसमिट हो गई, ऐसे पूरी की पूरी एनर्जी, क्यू एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। ऐसी बॉडी को आप क्या कहोगे, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, बताओ, रिफ्रैक्टिंग बॉडी, सॉरी, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट बॉडी, कि एनर्जी आई पूरी की पूरी निकल गई भाई साहब। इस केस में आर की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 0, टी की वैल्यू है 1। यस सर। फिर एक बॉडी ऐसी आई, इस बॉडी पे क्या हुआ भाई, इस बॉडी से पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसने बोला यार हमारे ऊपर भी क्यू एनर्जी आई थी, हाँ, और हमने भाई साहब एक भी बूंद एनर्जी अपने पास नहीं रखी, और ना ही ट्रांसमिट होने दी, पूरी की पूरी एनर्जी को हमने ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, ना ही ट्रांसमिट होने दी, ना ही एब्जॉर्ब करी। मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई 0, और टी की वैल्यू हो गई 0। इसको कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग बॉडी, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग बॉडी, मतलब जितनी एनर्जी आई उतनी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ अपने पास ना रखी, ना अपने से ट्रांसमिट होने दी। वेरी गुड। फिर एक तीसरी बॉडी थी, इस तीसरी बॉडी से बोला भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तीसरी बॉडी ने बोला मेरे ऊपर भी क्यू एनर्जी गिरी, हाँ सर क्यू एनर्जी गिरी, पर मैंने सब खा ली, सब खा ली, हाँ सर
पूरा खा लिया, मतलब ये पूरी क्यू एनर्जी जो है ना हमने एब्जॉर्ब कर ली। ए की वैल्यू हमारे लिए 1 थी, आर की वैल्यू 0, टी की वैल्यू भी 0, ना हमने कोई एनर्जी अपने से पास होने दी, ना कुछ हमने रिफ्लेक्ट होने दी। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। यही है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि बॉडी का कलर ब्लैक है, दिखने में वो बॉडी ब्लैक है, नो। ब्लैक बॉडी डज नॉट मीन द बॉडी इज लुकिंग ब्लैक, कि बॉडी का कलर ब्लैक है इसलिए वो ब्लैक बॉडी होगी। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जो एनर्जी गिरे वो पूरी की पूरी एनर्जी खा जाए, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, जिसकी ए की वैल्यू 1 है, वो होती है ब्लैक बॉडी। यस, वो होती है ब्लैक बॉडी। बताओ बताओ, समझ आया ये? हाँ, बताओ। नहीं समझ आया? तुम लोग की तो आवाज ही नहीं आ रही भाई, एकदम सब ऊपर से निकल गया, कुछ नहीं समझ में आया, है ना? हाँ, पक्का? ब्लैक बॉडी का मतलब समझ आया? अब ये तो नहीं बोलोगे वो बॉडी जो ब्लैक कलर की होती है उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे कभी? तुम्हारी कोई सहेली पूछ लेगी कि बताओ फिजा ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो फिजा ऐसा तो नहीं बोलेगी आप कि ब्लैक कलर की जो बॉडी होती है उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं? बताओ यार, ऐसा तो नहीं बोलोगे फिजा? बताओ। और बाकी बच्चे भी, एमन, सलोनी, है ना? अब ब्लैक बॉडी का मतलब समझ आया ना? ब्लैक बॉडी मतलब वो बॉडी नहीं जो काले कलर की है। ब्लैक बॉडी का मतलब वो बॉडी होती है जिसके ऊपर जो एनर्जी गिरे वो पूरी एब्जॉर्ब कर जाए, मतलब पूरी की पूरी खा जाए, पूरी की पूरी खा जाए। मतलब 10 जूल एनर्जी गिरी उसके ऊपर तो 10 जूल खा गई वो, बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करी, बिल्कुल ट्रांसमिट करी, ट्रांसमिट भी नहीं करी, रिफ्लेक्ट भी नहीं करी, पूरी खा गई, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब भैया ब्लैक बॉडी जो होती है बड़ी प्यारी बॉडी होती है, स्टीफन ने बताया, स्टीफन भैया ने बताया कि ब्लैक बॉडी जो होती है ना यार, स्टीफन भैया ने पूछ, जैसे मान लीजिए स्टीफन ने बताया कि ये जो ब्लैक बॉडी है, ठीक, ब्लैक बॉडी की एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको समझा दी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि जो भी एनर्जी इसके ऊपर आएगी वो पूरी की पूरी एनर्जी खा जाएगी ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये हमने बना दी ब्लैक बॉडी। स्टीफन बाबा ने एक बात बताई, क्या बताई? स्टीफन बाबा ने बोला, एक बात समझो, एक बात तो आप समझ गए कि इसके ऊपर जो भी एनर्जी आएगी वो खा जाएगा, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बताओ, ब्लैक बॉडी के ऊपर जो एनर्जी आई, क्यू एनर्जी आई, वो खा गई पूरी की पूरी, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बताओ। यस, मतलब ब्लैक बॉडी पूरा एनर्जी खा गई, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो खा, जैसे मान लीजिए ब्लैक कोई ब्लैक बॉडी, सपोज कोई ब्लैक, जैसे मान लीजिए एक ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर कोई एनर्जी मान लो 10 जूल एनर्जी गिरी, ये पूरी की पूरी एनर्जी खा गया, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम ये कहेंगे ना ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है। यस, कोई दूसरी बॉडी जो होगी, कोई भी दूसरी बॉडी जो ब्लैक बॉडी नहीं है, मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है जो ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कोई बॉडी है, दिस इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, दिस इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, ये एक दूसरी बॉडी है जो ब्लैक बॉडी नहीं है, ये है मान लो, ठीक है, ये नॉट अ ब्लैक बॉडी। ये बॉडी क्या करेगी? इस बॉडी से पूछा जाए अगर कि तुम क्या करोगे, तो भैया ये बॉडी के ऊपर अगर क्यू एनर्जी गिरी तो ये कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगी, अभी मैंने समझाया, कुछ एनर्जी अपने से ट्रांसमिट होने दे देगी, बोल देगी ये तुम ट्रांसमिट भी हो जाओ, और बाकी की बची हुई एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर पाएगी। इस केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई मैक्सिमम नहीं है, इस केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो मैक्सिमम नहीं है, मतलब क्यूए इसका जो है, क्यूए बॉडी नॉट ब्लैक बॉडी का, मतलब जो एनर्जी इसने एब्जॉर्व की है वो कम होगा किससे? ब्लैक बॉडी की एनर्जी से, क्योंकि ब्लैक बॉडी ने तो पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्व कर ली थी ना। ये बात आपको समझ आई कि नहीं? बताओ बताओ फिजा, बताओ। तो ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी जो है भैया, वो कैसी बॉडी है? जिसमें एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? मैक्सिमम, जिसमें एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, तो इस बॉडी पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है सर, ये हमने ब्लैक बॉडी की एक प्रॉपर्टी पढ़ी।
दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ये आपको सीधे सीधे नीट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछी जाएगी ये प्रॉपर्टी, सीधा सीधा यहां से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनेगा। ठीक, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक, अब बात आगे बढ़ाते हैं। स्टीफन भैया ने बोला ये तो आप जानते हो। हमने बोला हाँ ये तो जानते हैं, ये तो हमने अपने बच्चों को समझा दिया और हमारे बच्चे समझ भी गए हैं। और अब हमारे बच्चे कभी ये भी नहीं बोलेंगे कि ब्लैक बॉडी मतलब वो बॉडी जिसका कलर ब्लैक होता है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। हाँ चलो ठीक है। अब स्टीफन भाई ने बोला चलो तुम्हारे बच्चे बड़े समझदार हैं, ब्लैक बॉडी समझ गए। उसने बोला एक बात और बताए ब्लैक बॉडी के बारे में। मैंने बोला हाँ बताओ। उसने बोला यार ये ब्लैक बॉडी की ना एक बहुत ही प्यारी चीज होती है। क्या होती है, मैंने पूछा। तो स्टीफन भैया ने बोला कि ब्लैक बॉडी ना किसी भी टेम्परेचर पे, मान लेते हैं ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर किसी समय पे टी है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर टी है, तो स्टीफन भैया ने बोला कि ये जो है ना मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इमिट करता है। ये कुछ एनर्जी इमिट करेगा और ये मैक्सिमम पॉसिबल होगी। अच्छा, मतलब मैंने बोला मतलब कोई भी दूसरी बॉडी जो कि सेम टेम्परेचर पे होगी, टी टेम्परेचर पे, वो इस ब्लैक बॉडी से कम एनर्जी इमिट करेगी। हमने बोला नहीं समझे, थोड़ा अच्छे समझाओ। मैंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ। मैंने बोला थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो स्टीफन भैया ने बोला अच्छा थोड़ा हम बताते हैं, अच्छे से बताते हैं। उसने बोला यार ये समझ में आ रहा है कि ये एक ब्लैक बॉडी है। हमने बोला हाँ समझ में आ रहा है। और ये कोई नॉर्मल बॉडी है, दूसरी बॉडी जो ब्लैक बॉडी नहीं है। हमने बोला हाँ ये तो इतना समझ में आ गया कि ये ब्लैक बॉडी है ग्रीन वाली, और ये पिंक वाली जो है नॉर्मल बॉडी है, कोई दूसरी बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक, इतना आपको समझ में आया? हाँ सर। दोनों का टेम्परेचर टी है किसी मोमेंट पे। ठीक है। स्टीफन भैया ने बोला कि ये ब्लैक बॉडी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ। स्टीफन भैया ने बोला ये मान लेते हैं ये 10 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ। उसने बोला कि ये दूसरी बॉडी हमेशा 10 जूल से कम एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा, मतलब ये जो ब्लैक बॉडी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है जो कोई बॉडी रिलीज कर सकती है एट टी टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट बात है, एट टी टेम्परेचर। टी टेम्परेचर पे मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो रिलीज होती है, हो सकती है किसी बॉडी से, वो ब्लैक बॉडी से रिलीज होगी। क्या आपको समझ आया ये बात? बताओ बताओ। नहीं समझ आई? इतने शांत क्यों हो गए? हाँ ये बात ऐसी, ये इस लेवल का जो आपका जो रिस्पॉन्स है ना, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं। वेरी गुड। ये एब्जॉर्ब भी मैक्सिमम करेगा और इमिट भी मैक्सिमम करेगा। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी मैक्सिमम करेगा और इमिट भी मैक्सिमम करेगा। वेरी गुड। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे वो इमिट भी मैक्सिमम करेगा, एब्जॉर्ब भी मैक्सिमम करेगा। आया कि नहीं? बताओ। अच्छा। तो हमने स्टीफन भैया से बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। पर ये वैल्यू होगी कितनी? आपने बोल दिया कि मैक्सिमम ब्लैक बॉडी जो है मैक्सिमम एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, पर ये वैल्यू होगी कितनी? तो स्टीफन भैया ने बोला पी ब्लैक बॉडी मतलब पावर। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी की होगी यहां से जो पावर के फॉर्म में, क्योंकि पर यूनिट टाइम डिफाइन करेंगे ना एनर्जी रिलीज को। एनर्जी रिलीज को कैसे डिफाइन करेंगे? पर यूनिट टाइम डिफाइन करेंगे ना, कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी, क्योंकि कंटिन्यूअसली इमिट हो रहा है ना एनर्जी। ऐसा थोड़ी कि एक एक बार इमिट कर दिया रुक गया, कंटिन्यूअसली हर सेकंड हर मोमेंट पे रिलीज हो रही है। तो इसको हमको पर यूनिट टाइम मतलब पावर के फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। तो पी ब्लैक बॉडी, जिसको हम पी ब्लैक कह देते हैं अभी, ये स्टीफन भैया ने बताया ये होता है सिग्मा ए टी रेस टू दी पावर 4। सिग्मा, सिग्मा क्या है सर? हमने स्टीफन भैया से पूछा बताओ सिग्मा क्या। स्टीफन भैया ने बोला ये एक कांस्टेंट है। जैसे आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो ना कांस्टेंट जी, वैसे यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। इतनी एनर्जी ब्लैक बॉडी इमिट करेगी, इतनी एनर्जी ब्लैक बॉडी इमिट करेगी। यस, बताओ बताओ। हम्म, बताओ। पक्की बात?
सारे बच्चों को ये समझ आया, ये बात, ये फंडा समझ आया? बताओ यार। ये फंडा समझ आया? ये क्या बोल दिया उसने कि ब्लैक बॉडी, सबसे पहली बात उसने बताई कि ब्लैक बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? वो होगा सिग्मा ए टी की पावर 4, जहां सिग्मा एक कांस्टेंट है। जैसे आप ग्रेविटेशन में कांस्टेंट पढ़ते हो जी की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के कांस्टेंट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वैसे ही यहाँ पे सिग्मा भी एक कांस्टेंट है, जिसको स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट। क्योंकि स्टीफन्स कांस्टेंट क्यों? क्योंकि भैया स्टीफन भैया ने बताया था ये। बताओ बताओ। हम्म तो हमने भैया स्टीफन भैया से बोला वेरी गुड, समझ में आ गया, मजा आ गया, ठीक है। एक बात और बताओ। क्या? स्टीफन भैया से हमने पूछा, एक बात और बताओ, ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी निकालेगा? वो तो आपने बता दिया, वो तो हमें समझ में भी आ गया कि बढ़िया है, ब्लैक बॉडी इतनी एनर्जी निकालेगा, ये अंडरस्टूड। एक नॉर्मल बॉडी, मतलब एक ऐसी बॉडी जो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो कितनी एनर्जी निकालेगा? ये बता दो। ब्लैक बॉडी का तो बता दिया, बाकी बॉडी का भी बता दो। तो स्टीफन भैया ने बताया कि भैया ये मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये बॉडी है कोई जिसका टेम्परेचर T है। तो मान लेते हैं कि ये कुछ एनर्जी Q निकाल रही है, सॉरी, कुछ एनर्जी रेट P से ये इमिट कर रही है, ठीक है। तो स्टीफन भैया ने एक टर्म डिफाइन की E की वैल्यू, जिसका नाम है इमिसिविटी। हाँ, स्टीफन भैया ने बोला देखो यार, हमको तो पता है ना ये मैक्सिमम है, हाँ, तो क्यों ना हम इसको डिफाइन कर दें, इस रेशियो को, P/P ब्लैक। जो बॉडी से एनर्जी निकली उसको उसका रेशियो निकाल दो ब्लैक बॉडी की एनर्जी से, जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है उससे निकाल दो। इसको उसने डिफाइन कर दिया एमिसिविटी ऑफ दिस बॉडी। ये जो बॉडी है इसकी एमिसिविटी हो जाएगी E। बताओ ये समझ आया कि नहीं? अब आपको ये बात मालूम है कि P ब्लैक ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, मतलब P की वैल्यू P ब्लैक से छोटी होगी, तो ये वैल्यू हमेशा किससे होगी? 1 से छोटी होगी। तो किसी भी एक रियल बॉडी के लिए इमिसिविटी क्या होती है? हमेशा 1 से छोटी होती है। अब यहाँ पे P ब्लैक की वैल्यू रख दो, तो P इज इक्वल्स टू E इंटू P ब्लैक। और P ब्लैक आपको स्टीफन भैया बता चुके, वो है सिग्मा A इंटू टी रेस टू दी पावर 4। तो सिग्मा E A टी रेस टू दी पावर 4, इतना एनर्जी कोई एक नॉर्मल बॉडी रिलीज करती है, जहां पे E क्या है? इमिसिविटी ऑफ दैट बॉडी, मतलब कितना एनर्जी वो एज कंपेयर टू ब्लैक बॉडी रिलीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? E का मतलब क्या हुआ? समझो मेरी बात। मान लीजिए ये कोई ब्लैक बॉडी है, ये क्या है? एक ब्लैक बॉडी है ऐसी, दिस इज अ ब्लैक बॉडी, ठीक। अब किसी टेम्परेचर T पे मान लेते हैं ये ब्लैक बॉडी, ये क्या है? ब्लैक बॉडी। मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पे ये ब्लैक बॉडी 100 जूल एनर्जी निकाल रही, मतलब ये 100 जूल मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है जो कोई बॉडी निकाल सकती है T टेम्परेचर पे, ठीक है सर। अब ये एक दूसरी बॉडी है, ये सर एक दूसरी बॉडी है, यस सर ये एक दूसरी बॉडी है, और इस बॉडी का इमिसिविटी मान लीजिए है 0.4, इस बॉडी का इमिसिविटी मान लीजिए है 0.4। इसका मतलब क्या हुआ सर? टी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टी टेम्परेचर पे ये बॉडी कितनी एनर्जी निकालेगी? 0.4 इंटू 100, मतलब 40 जूल एनर्जी ही ये निकाल पाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है? 40% एनर्जी ही निकाल पाएगी मैक्सिमम के, 40% ऑफ क्यू ब्लैक बॉडी, या 40% ऑफ, हाँ, क्यू ब्लैक बॉडी। मतलब ब्लैक बॉडी ने जितनी एनर्जी निकाली, ब्लैक बॉडी ने कितनी निकाल दी थी? 100 जूल, उसका 40% है, 0.4 का मतलब 40% ही ये निकाल पाएगी। मान लीजिए कोई एक बॉडी, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये कोई एक तीसरी बॉडी है, दिस इज द थर्ड बॉडी जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। इस बॉडी का मान लीजिए इमिसिविटी है क्या? इस बॉडी का मान लीजिए इमिसिविटी है, लेट्स से इस बॉडी का इमिसिविटी मान लीजिए है लेट्स से 0.8। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल जो एनर्जी है उसका 80% ही ये इमिट कर पाएगी, उसका 80% ही ये इमिट कर पाएगी, मतलब 80% ऑफ 100, या 0.8 इंटू 100, मतलब 80 जूल एनर्जी ये इमिट कर पाएगी। बताओ आप समझे इस बात का मतलब कि ई का मतलब क्या है, इमिसिविटी का मतलब क्या है?
कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, ब्लैक बॉडी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे अधिक वैल्यू, इससे अधिक एनर्जी टी टेम्परेचर पे कोई और दूसरी बॉडी निकाल ही नहीं सकती। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप बोल रहे हो किसी बॉडी का ई है 0.4, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का 40% ही ये एमिट कर सकता है, मतलब 40% ऑफ 100 मतलब 40 जूल। और अगर आप बोल रहे हो कि ई है 0.8, इसका मतलब क्या है कि 80% ऑफ 100 मतलब 80 जूल ही ये इमिट करेगा। क्या आपको समझ आया कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ। यस। हाँ नहीं समझ आया यार, तुम लोग की यार आवाज डाउन है, नहीं आया समझ। हम्म। हाँ वेरी गुड, ऐसे पूछना है ना बेटा। कौन सा पार्ट करना बताओ, कौन कहाँ से समझ नहीं आया? ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टीफन भैया ने एक बात बताई। क्या बात बताई? स्टीफन भैया ने बोला कि जो ब्लैक बॉडी होती है बेटा, वो एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम करती है और इमिशन भी मैक्सिमम करती है। मतलब किसी भी एक टेम्परेचर टी पे, मान लीजिए आपका रूम है अभी, जैसे जहां आप बैठे हो, उस रूम का कुछ टेम्परेचर है, उस रूम में जितनी भी वस्तुएं रखी होंगी उन सब का भी सेम टेम्परेचर होगा। मान लीजिए आपके रूम में 2 किताबें रखी हैं, ठीक है, दोनों किताबों का टेम्परेचर सेम होगा, जो भी आपके रूम का टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर आपकी किताबों का भी होगा। स्टीफन भैया ने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है और मैक्सिमम इमिशन करती है। मतलब अगर मान लीजिए आपकी कोई किताब ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है मान लीजिए, तो उसके ऊपर जितनी भी एनर्जी गिरेगी वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेगी, और साथ ही साथ वो बॉडी उस टेम्परेचर टी पे मैक्सिमम इमिशन भी करेगी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इमिट भी करेगी अपनी बॉडी से। मतलब अगर मान लीजिए आपके रूम में रखी एक किताब ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, और अगर उससे 100 जूल एनर्जी निकल रही किसी टाइम किसी टेम्परेचर पे, 100 जूल एनर्जी पर सेकंड उससे निकल रही मान लेते हैं, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है। मतलब बाकी सभी बॉडीज से उससे कम एनर्जी निकलेगी, बाकी सभी बॉडीज से जिसका एरिया सेम है उन उससे कम एनर्जी निकालेंगे। बात आपको समझ आ रही है? जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि ये ब्लैक बॉडी है, मान लेते हैं इस समय रूम का टेम्परेचर है सपोज, अभी ठंड चल रही तो मान लेते हैं 15 नहीं 10 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे हम तीनों बॉडी को देख रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पे ही हम तीनों बॉडी को देख रहे हैं, तीनों ही बॉडी का टेम्परेचर सेम है, ये कंडीशन है। टेम्परेचर अलग 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 करोगे तो कंपेयर नहीं कर सकते आप, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। और तीनों ही बॉडी का सरफेस एरिया भी सेम है, इसका सरफेस एरिया भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, तीनों का सरफेस एरिया भी सेम है, ठीक। तो स्टीफन भैया ने बोला कि ब्लैक बॉडी जो एनर्जी इमिट करेगी वो मैक्सिमम है, मतलब अगर ब्लैक बॉडी 100 जूल इमिट कर रही है तो कोई भी दूसरी बॉडी 100 जूल से अधिक एनर्जी इमिट नहीं कर सकती। इसको इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक टर्म दिखाई, एक टर्म बताई, एक टर्म डिफाइन की, जिसको उन्होंने बोला एमिसिविटी। उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी इमिट कर रही है, मान लीजिए ये बॉडी सपोज 30 जूल इमिट कर रही है, और ब्लैक बॉडी कितना एमिट कर सकती है, 100 जूल इस टेम्परेचर पे, तो उसकी इमिसिविटी कितनी हो जाएगी, 30 जूल ये इमिट कर रही है, और ब्लैक बॉडी कितना कर सकती है, 100 जूल, मतलब इसकी इमिसिविटी हो जाएगी 0.3। ये कितना, ये 100 क्या है, ये ब्लैक बॉडी का इमिशन है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और ये हमारी जो बॉडी जिसकी हम इमिसिविटी निकाल रहे हैं, ये इसका टेम्परेचर उसका इमिशन है, मतलब ये बॉडी 30 जूल एनर्जी निकाल रही है और ब्लैक बॉडी 100 जूल एनर्जी निकाल रही है, तो इसका इमिसिविटी कितना हो जाएगा, 30/100। तो ये ई जो है हमेशा लेस देन 1 होगा। तो यहां से आपको मिल गया कि जो एनर्जी जो ये बॉडी निकालेगी ये कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल टू ई इंटू पी ब्लैक। पी ब्लैक क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल है, तो इसका ई मतलब इमिसिविटी, ठीक। तो यहां से ई ए सिग्मा ई ए टी की पावर 4 आ गया, मतलब इतनी एनर्जी ये बॉडी यहां से निकालेगी। बात आपको समझ आई? बताओ। पक्का? हाँ, इमिसिविटी जीरो नहीं हो सकता, क्यों? इमिसिविटी जीरो का मतलब है कोई एनर्जी नहीं निकल रही, इसका मतलब है कि उस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया।
0 केल्विन कभी भी किसी बॉडी का टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते, कभी भी किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, अभी तक तो नहीं हो सकता, इसलिए इमिसिविटी कभी जीरो नहीं होगा। बताओ। हम्म। पक्का? बताओ। ई की वैल्यू हमेशा कहां से कहां होगी? 1 से लेके 0 के बीच में होगी। ई का वैल्यू 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भैया हमने डिफाइन ही इस तरीके से किया, ब्लैक बॉडी के रेशियो में डिफाइन किया, और हमने बोल दिया ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है, तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। बताओ। बताओ। ठीक है, ये बात समझ आई? हम्म। पक्की बात। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, यहां लिखता हूं मैं। अब हमने दो टर्म्स डिफाइन की, ए और ई। ए क्या थी और ई क्या थी? बताओ। व्हाट इज ए? ए क्या था? अभी डिफाइन किया था। बताओ व्हाट इज ए? हाँ, बताओ बताओ, फिजा बताओ, सलोनी बताओ, ए क्या था? एब्जॉर्प्टिविटी। अरे कैसे भूल गए यार, अभी तो बताया था। ए क्या था? यहां सबसे यहीं से तो गेम शुरू किया हमने। ये एनर्जी यहां पे गिरी, उसमें से जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई उसका रेशियो विद टोटल एनर्जी, ये यही तो था एब्जॉर्प्टिविटी। ए क्या था? जो एनर्जी बॉडी ने एब्जॉर्ब करी अपॉन जो बॉडी एनर्जी इसके ऊपर गिरी, यही तो था एब्जॉर्प्टिविटी। यही तो गेम शुरू किया। तो पहली स्लाइड, इसके पहले रेडिएशन लिखा था, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। बताओ। तो ए क्या है? वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है जो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। मतलब मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर 10 जूल एनर्जी गिरी और इसने मान लीजिए 3 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/10, मतलब 0.3। ठीक। बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? यस। बताओ। हाँ, पक्का? एब्जॉर्प्टिविटी समझ आया? ई क्या है? इमिसिविटी। अभी जो हमने बताई, इमिसिविटी। ठीक। ई क्या है? इमिसिविटी, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है, जो कि ब्लैक बॉडी की एनर्जी जो किसी एक टेम्परेचर पे रिलीज होगी, उसका कितना फ्रैक्शन एक रियल बॉडी इमिट कर रही, वो है इमिसिविटी ई। ठीक। ये समझ आया कि नहीं आया? बताओ। हम्म। पक्का? श्योर? हम्म। अब एक भैया थे जिनका नाम था क्रिचॉफ, जिनको आपने, वही वाले भैया जिनको आपने उसमें पढ़ा है, थर्मल फिजिक्स में पढ़ा है। क्रिचॉफ भैया ने बताया कि किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो चाहे नॉर्मल बॉडी हो, क्रिचॉफ, क्रिचॉफ की स्पेलिंग क्या होता है? KRICHOFF। क्रिचॉफ भैया ने बताया कि किसी भी बॉडी के लिए, फॉर ऑल बॉडीज, E इज इक्वल टू ए होता है। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। ऑल बॉडी मतलब सारी बॉडी, जिसमें ब्लैक बॉडी भी शामिल है। ठीक है, ब्लैक बॉडी का E और A दोनों 1 होता है, और बाकी नॉर्मल बॉडीज भी, सबके लिए ई और ए, मतलब एब्जॉर्प्टिविटी और इमिसिविटी दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। एब्जॉर्प्टिविटी और इमिसिविटी दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। बताओ। हम्म। हाँ। हाँ। बताओ। हम्म। मतलब क्या कम हो जाता है? हम्म।
यस बताओ। हम्म, बताओ यार, बताओ बाकी बच्चे कुछ बोलते रहा करो यार, जिसमें मुझे पता रहे कि आपको समझ आ रहा है। एनर्जी थोड़ा दिखाओ। शांत क्यों हो जाते हो इतने आराम से? हाँ बताओ। यस। हम्म, बताओ। पक्की बात? हम्म, चलो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में की जब हम बात करेंगे तो ई और ए बराबर हो जाता है। कहाँ? थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में सारी बॉडीज के लिए ई और ए क्या हो जाता है? बराबर। ई और ए क्या हो जाता है? बराबर। यस बताओ। बताओ। तो अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, अब उस सवाल पे वापस आते हैं। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, या एक एक बात हमने बोली थी। वो बात ये थी कि एक बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी इस बॉडी में मैंने आपको बताया था कि इस बॉडी का मान लीजिए टेम्परेचर टी है, ठीक है, डी केल्विन है, केल्विन में लिखते हैं, ठीक। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये बॉडी जो है इमिशन करेगी, मान लेते हैं इसका इमिसिविटी ई है। तो ये हमने आपको बताया कि ये बॉडी कंटिन्यूसली क्या करेगी? एनर्जी को इमिट करेगी। पर इसका टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा? मैंने एक सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था? बताओ। इस बॉडी का टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा? ये एनर्जी कितना, हाँ, एनर्जी इमिट कितना करेगी? एनर्जी इमिट कितना करेगी? ई सिग्मा इंटू ई इंटू इस बॉडी का एरिया ए इंटू टी की पावर 4। इतना एनर्जी ये इमिट करेगी। बताओ करेगी कि नहीं करेगी? अब इसके यहाँ चारों ओर सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर क्या है? टी नॉट। जिसका टेम्परेचर क्या है? टी नॉट। बताओ। यस। और इस टी नॉट टेम्परेचर से सराउंडिंग से भी इस बॉडी पे रेडिएशन पड़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना टेम्परेचर जहां होगा वहां रेडिएशन होगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो सराउंडिंग भी तो इसकी तरफ रेडिएशन फेंकेगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये कितना होगा? ए इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी नॉट की पावर 4। इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यस। यस। यहां बॉडी की टेम्परेचर टी थी तो उसने एनर्जी, भाई यहाँ पे टी टेम्परेचर बॉडी का था तो इतनी टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनली एनर्जी इमिट कर रहा है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? टी नॉट। तो ये बॉडी कितनी एनर्जी खाएगी? सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। ये सराउंडिंग इसकी तरफ एनर्जी फेंकेगा, और उसका ए मतलब एब्जॉर्प्टिविटी। अरे भाई सराउंडिंग को आप ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करोगे ना, जो सराउंडिंग है उसको आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि सराउंडिंग से तो इनफाइनाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी ना। तो सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी वो सराउंडिंग से आएगी, क्योंकि भाई कोई पत्थर अगर रखा है जमीन मान लो ग्राउंड में, तो उसमें तो चारों तरफ से हर बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना था? सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। इसका ए फ्रैक्शन इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। बताओ। यस बताओ। हाँ समझ में आया ये कि नहीं? हाँ ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम जब होगा, जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो पी एमिट करने वाला एनर्जी और पी एब्जॉर्ब करने वाला एनर्जी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। बताओ। अरे भाई जितनी एनर्जी इसने बाहर निकाली उतनी ही खा लेगा, तो इसका थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि नहीं? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? तो एमिट कितना कर रहा है? सिग्मा ई ए टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4। ठीक। अब अभी मैंने आपको बताया हर बॉडी के लिए ई और ए बराबर होता है, तो ये दोनों आप कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो। तो यहां से हमको क्या मिल गया? टी इज इक्वल टू टी नॉट। तो इक्विलिब्रियम में इस बॉडी का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा? उसके सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
प्रूफ कर दिया मैंने कि नहीं? बताओ बताओ। यस बताओ। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हम्म बताओ। अरे बताओ यार। अरे भाई, जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों का रेट सेम हो जाए। मतलब उस पर 10 जूल एनर्जी गिरी, उसने एब्जॉर्ब कर ली, और उसने 10 जूल एनर्जी इमिट भी कर दी, मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उतनी ही इमिट कर दी। तो नेट उसका एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इक्विलिब्रियम में हम पी इमिट इक्वल टू पी एब्जॉर्ब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आपको समझ आया? आपके जो रूम में पत्थर पड़ा था, वो टी टेम्परेचर पे कैसे है, और वो कंटिन्यूअसली मैंने बताया था एनर्जी इमिट कर रहा है। तो अब आपको समझ आया? अभी आपने थोड़ी देर पहले डाउट पूछा था, मैंने बताया था मैं समझाऊंगा आगे कि उस पत्थर का टेम्परेचर गिर क्यों नहीं रहा। उस टेम्परेचर, हम ये कह रहे हैं कि उस पत्थर का टेम्परेचर कांस्टेंट है और साथ ही साथ वो एनर्जी इमिट भी कर रहा है। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी वाली बात होगी ना, कि एक पत्थर एनर्जी इमिट भी कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट पे भी, ये कैसे हो जाएगा? अगर कोई चीज एनर्जी इमिट कर रही है तो उसका टेम्परेचर गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि जितनी एनर्जी वो इमिट कर रहा है उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है। तो जितनी एनर्जी इमिट हो रही है उतनी एनर्जी उस पत्थर के अंदर एनवायरमेंट से अंदर भी जा रही है। पी इमिट बराबर पी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए वो पत्थर का टेम्परेचर गिर नहीं रहा। क्या आपको ये बात समझ आई? बताओ बताओ। हाँ बताओ। यस। पक्की बात? नहीं आया यार समझ में आप लोगों को? हम्म नहीं आया इतना, मतलब शांत शांत क्यों हो? क्या हो गया? हम्म पक्का? हम्म अच्छा, चलो भाई। अच्छा, एक बात और बताना जरा। मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम में ना होता, ठीक है? मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, ठीक? सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, मतलब मान लेते हैं टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बताओ, है ना? तो नेट एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है इस बॉडी से? रेट पी, बॉडी से कितनी एनर्जी नेट हो रही है इमिट, कैसे बताओगे? सर इसमें सिग्मा ई ए टी की पावर 4 इतनी एनर्जी बॉडी ने निकाली, हाँ सर। पर इतनी एनर्जी उसको मिल भी तो गई, सिग्मा और ए और ई बराबर है तो मैं इसको ई ही लिख दे रहा हूं। अरे यहाँ ए था, मैंने उसको ए और ई बराबर है तो ए की जगह ई ही लिख दिया। समझ आया कि नहीं? बताओ। मान लीजिए 10 जूल उसने एनर्जी अपने अपने अंदर से निकाली और उसको 6 जूल एनर्जी मिल गई। इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, इक्विलिब्रियम में नहीं मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो उसने मान लीजिए 10 जूल एनर्जी इमिट करी, 6 जूल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, तो नेट एमिशन कितना हो गया? 10 माइनस 6 हुआ कि नहीं हुआ? 4 जूल का। मान लीजिए फिजा रूम में बैठी है, फिजा की बॉडी से मान लीजिए 100 जूल एनर्जी निकली और सराउंडिंग से फिजा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई मान लीजिए 30 जूल। तो टोटल एनर्जी जो फिजा की बॉडी से निकली वो कितनी निकली? 100 माइनस 30 बराबर 70 जूल निकली कि नहीं निकली? बताओ। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी आपके सामने इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहां से आप क्या कर लोगे? सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पी नेट। क्या ये फॉर्मूला आपने पहले देखा है कभी जिंदगी में? बताओ। हम्म बताओ, क्या ये फॉर्मूला आपने देखा है? बताओ यार। यस, पहले आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला? हाँ बताओ। ये कौन सा है? ये नेट है।
इसमें एब्जॉर्प्शन को हमने अकाउंट में ले लिया। ये वाला फॉर्मूला क्या बता रहा था, इसमें एब्जॉर्प्शन को अकाउंट में नहीं लिया था, ये बता रहा था कि कितना इमिशन होगा बस, ठीक है। पर नेट इमिशन इतना नहीं होगा क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, नेट इमिशन ये है, यहां पे मैंने इसलिए नेट लिख दिया। दोनों का फर्क आपको समझ आया? यहां पे कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही थी उसको भी अकाउंट में ले लिया। बताओ। हम्म। हाँ हाँ, क्या चीज? ए और ई हमेशा बराबर होते हैं बेटा, ये जो है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, मैंने पहले सही लिखा था। ए और ई हमेशा बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं है तब भी ए और ई बराबर होते हैं। यस, बताओ बताओ। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। वो गलती से लिख दिया था मैंने। ये बात समझ आई कि नहीं आई? श्योर? तो एक सवाल करके बता दो फिर। जो पढ़ा रहा हूं मैं समझ आ रहा है ना आप लोगों को? पक्का? ना समझ आए तो बता देना बेटा, कहीं भी ना समझ आए तो, ठीक है? ठीक। हम्म। ये तीन बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स रखी हुई हैं, ठीक है? ये तीन वेरी लार्ज प्लेट रखी हुई है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, आपको दिख रहा? ठीक। और ये सारे प्लेट क्या है? ब्लैक बॉडीज है। ये सारे प्लेट ब्लैक बॉडी, मतलब ई ए सब बराबर है 1 के। ये तीनों ही प्लेट क्या है? ब्लैक बॉडी है, ठीक। ठीक। फिर इस सवाल में बताया जा रहा है कि ये जो पहली प्लेट है, ये इसका टेम्परेचर है 2T, आखिरी प्लेट का टेम्परेचर है 3T। ठीक। आखिरी प्लेट का टेम्परेचर क्या है? 3T। यस। और इन प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है, हवा पानी वानी कुछ भी नहीं है। तो आपको जो बीच वाली प्लेट है उसका टेम्परेचर बताना है। फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिडिल प्लेट। हवा पानी वानी कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी दूर पे रखी हुई है, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे रखी हुई है। क्वेश्चन समझे कि नहीं? ठीक है, नो मीडियम प्रेजेंट, नो मीडियम प्रेजेंट। करो भाई। कैसे करोगे बताओ? इक्विलिब्रियम पे आपको इसका टेम्परेचर बताना है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ना, तो बीच वाली जो प्लेट है उसका टेम्परेचर बताओ। करो करो। क्या? क्या आएगा?
कितना बोल रहे हो आप? कितना कितना? आवाज सुनाई नहीं दे रही मेरे को। थीटा बाई थीटा कहां से आ गया? क्या अज्यूम किया? अज्यूम क्या किया? अरे 2.5, 2.5 फ्रैक्शन। एक मिनट बता रहा हूं। एक मिनट। 2.5 के आसपास तो आ रहा है, हाँ। फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में। 5/2 नहीं आएगा। मैं बताऊं? बताओ। हम्म। एक बात मुझे बताना, फिजा, एक बात मुझे बताना, ठीक है? बताओगी एक बात? एक बात मुझे बताओ। ये 3T से मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T डैश है, ठीक? T डैश है, ठीक? ठीक। इस 3T से T डैश को कुछ एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। कितनी होगी वो एनर्जी? सिग्मा ए। अरे अज्यूम क्यों करोगे भाई? रेडिएशन हो रहा है तो फॉर्मूला पता है ना, सिग्मा ए इंटू 3T की पावर 4। बताओ। इतनी एनर्जी 3T वाली बॉडी इसको देगी कि नहीं देगी? अरे 3T की पावर 4 अपॉन नहीं पावर। समझ आया कि नहीं? फिर समझा रहा हूं, फिर से देखना, मिटा दिया मैंने, देखो। ये तीनों ही बॉडी ब्लैक बॉडी है, तो ये 3T वाली बॉडी कुछ एनर्जी इमिट करेगी। वो एनर्जी इमिट कितनी करेगी? सिग्मा ए इंटू 3T की पावर 4। और ये वाली जो बॉडी है ये ब्लैक बॉडी है, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगी कि नहीं कर लेगी? ठीक। अब एक बात मुझे बताओ, ये वाली बॉडी, ये भी तो ब्लैक बॉडी है, तो ये बॉडी भी तो इसको एनर्जी देगी। कितना देगी? सिग्मा ए इंटू टी डैश की पावर 4। बताओ। बताओ। देगी कि नहीं? अरे स्टीफन लॉ ही लगाया मैंने। P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 एक फॉर्मूला था, इसमें T की जगह पहले 3T पुट किया, इतनी एनर्जी 3T वाली बॉडी देगी, फिर T की जगह T डैश पुट किया, इतनी एनर्जी T डैश वाली बॉडी 3T को देगी। तो नेट एनर्जी का ट्रांसफर कितना हुआ यहां पर? नेट एनर्जी का ट्रांसफर कितना हुआ यहां पर? ऐसा, सिग्मा ए 3T की पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी की टी डैश की पावर 4, इतनी नेट एनर्जी टी डैश को मिली है। बताओ। पक्का? अच्छा, एक बात तो कॉमन सेंस से समझ आ रहा है कि टी डैश की वैल्यू 2T से बड़ी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में, ठीक? एक बात मुझे बताओ, 2T के वाला इसको कितनी एनर्जी देगा? 2T वाली क्योंकि ये दोनों ब्लैक बॉडी है ना, तीनों ब्लैक बॉडी है, तो 2T इसको कितना एनर्जी देगा? 2T वाला जो ब्लैक बॉडी है उसको कितना एनर्जी देगा? सिग्मा ए 2T की पावर 4 एनर्जी देगा क्या? बताओ। ये 2T वाली बॉडी टी डैश वाली बॉडी को कितनी एनर्जी देगी? सिग्मा ए 2T की पावर 4 देगी क्या? पक्का? बोलते रहना तुम लोग, आवाज नहीं रुकनी चाहिए तुम लोगों की, ठीक है? अच्छा, ये टी डैश वाला बॉडी है, वो भी तो बोलेगा मैं भी एनर्जी इमिट करूंगा, तो ये भी तो इमिट करेगा, इसको देगा। बताओ। तो ये कितना एनर्जी देगा? सिग्मा ए टी डैश की पावर 4, ठीक?
अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे नेट इमिशन हो रहा है कि नहीं एनर्जी का, क्यों? क्योंकि टी डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2t से बड़ी होनी चाहिए, लॉजिकली हमें मालूम है। तो नेट यहां पे लॉस हो रहा है एनर्जी का, यहां पे क्या हो रहा है, नेट एनर्जी गेन, यहां पे नेट एनर्जी गेन हो रहा है, इस वाले प्रोसेस में नेट एनर्जी गेन हो रहा है, और यहां पे नेट एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, बताओ? सिग्मा ए टी डैश की पावर 4 माइनस 2t की पावर 4 के रेट से नेट एनर्जी गेन होगा कि नहीं होगा, बताओ? नेट एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा इस वाले केस में, बताओ? ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ? बताओ? 100%? हाँ, 100% की नहीं, बताओ? बताओ? अब इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, नेट एनर्जी लॉस और नेट एनर्जी गेन बराबर हो जाने चाहिए कि नहीं हो जाने, तभी तो इक्विलिब्रियम आता है। तो यहाँ पे नेट एनर्जी लॉस बराबर नेट एनर्जी गेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? हाँ, जब ये कंडीशन होगी तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। अभी तो मैंने समझाया था कि जब एनर्जी का लॉस और एनर्जी का गेन बराबर हो जाए तब इक्विलिब्रियम आता है, तो नेट एनर्जी लॉस और नेट एनर्जी गेन बराबर कर दो। तो यहाँ पे सिग्मा ए लॉस कितना था, सिग्मा ए टी डैश की पावर 4 माइनस 2t की पावर 4 होल पावर है इज इक्वल टू सिग्मा ए कितना है, 3t की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर 4, सिग्मा से गया ए और सिग्मा ए गया, ठीक। ये टी डैश की पावर 4 इस तरफ ले आओगे तो बन जाएगा 2t डैश की पावर 4, ये 2t डैश की पावर 4 इस तरफ ले जाओगे तो कितना बन जाएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 81 होता है कि नहीं, और 2 की पावर 4 2 टू 4 16 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, बताओ? 81 माइनस 16 कितना है, 71 और माइनस 6 60 65 आ रहा है क्या? यस, कुछ गलती किया क्या हमने? हाँ भाई, ये प्लस आएगा ना, अरे भाई इस वाले टर्म को यहां ले जाओगे तो माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, है ना? अरे समझ में आ रहा है, यहाँ पे माइनस 2t डैश की पावर 4 था, इस तरफ ले जाओगे तो प्लस होना चाहिए था ना, माइनस लिख दिया था मैंने गलती से। 81 प्लस 16 कितना हो गया, 97t की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 2 को हम नीचे ले आए इस तरफ। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, 1/4 कर दोगे दोनों तरफ, तो t डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 97/2 की पावर 1/4 इंटू टी, ये हमारा आंसर है, बताओ? टी यहाँ पर है ना बेटा, टी डैश तो निकालना था हमको ना यार, टी डैश हमने इस तरफ बचाया था ना, ये देखो ये टी डैश, नहीं समझ आया क्या? पक्का? तो ये जो मिडिल वाला जो था इसका टेम्परेचर कितना आ गया, 94/2, 97 आया ना, कितना आया 97/2, समझ गया कि नहीं? मिटा देते हैं इसको, रहने दो, बताओ? तो आसान भाषा में हमने जो समझाया आपको वो ये था, आसान भाषा में 3t वाले की वजह से एक नेट हीट का गेन हुआ इसको, और इसने नेट हीट का लॉस किया 2t के लिए, मतलब इधर से गेन हुआ इधर से लॉस हुआ, मतलब इधर से प्लस हुआ इधर से माइनस हुआ, इधर से एनर्जी का गेन हुआ इधर से एनर्जी का लॉस हुआ, और इक्विलिब्रियम पे हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल करके वैल्यू निकाल दी, बस खत्म खेल, बताओ? बताओ? समझे कि नहीं समझे? पक्का? हाँ, दोनों बच्चों को कल की क्लास में मैं ये सवाल दे दूंगा और तुमसे सॉल्व करवाऊंगा, फिर बताओ? कल मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर सोच लेना। हाँ, चलो फिर एक सवाल और बताओ। एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है,
ठीक, और इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल है ये। ठीक, तो पाया गया कि इससे 450 वॉट पावर एमिट हो रही है, रेडिएशन हो रहा है एमिट 450 वॉट। सवाल फिर से सुनना, एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है 500 केल्विन। इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है 500 केल्विन, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये जो ब्लैक बॉडी है ये 450 वॉट पावर एमिट कर रही है, ऐसा पाया गया। ठीक, ऐसा पाया गया। अगर हम इस बॉडी की रेडियस को हाफ कर दें और टेम्परेचर को डबल कर दें तो फिर कितनी पावर एमिट होगी बताना है। इफ रेडियस हाफ, ठीक, एंड टेम्परेचर डबल, फिर पावर जो न्यू पावर होगी वो बताओ। सवाल समझे कि नहीं? सवाल समझ गए? बताओ भाई। हाँ हाँ, 450 दिए ना। हाँ वेरी गुड, 1800 आंसर है ना? यस। हम्म, एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन में ना ब्लैक बॉडी नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, ये सवाल में ब्लैक बॉडी लिखा है, नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, पहली इक्वेशन कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आप 450 वॉट है ना, तो आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, E सिग्मा A T की पावर 4। P दिया है 450, E हमें पता नहीं। ठीक, सिग्मा को सिग्मा रहने दो, A कितना है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो डिवाइड करना है ना, तो अल्टीमेटली वो कट जाएगा वो। ठीक है, तो A क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, है ना? अरे स्फेरिकल बॉडी है ना, और T की पावर 4, T कितना है, 500 की पावर 4। ये एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या किया, इसका रेडियस हाफ कर दिया। अच्छा, तो ये हमने इसका रेडियस हाफ कर दिया इस बार। अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया, एंड टेम्परेचर डबल, मतलब ये 1000 डिग्री 1000 केल्विन कर दिया। अब इस केस में मान लेते हैं पावर जो रेडिएट हो रही है वो P डैश है, यही हमको निकालनी है। तो P डैश इक्वल टू कैसे लिखोगे, E इंटू सिग्मा, इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 4 पाई इंटू 6 का स्क्वायर, इंटू इसका टेम्परेचर का पावर 4, मतलब 1000 का पावर 4। अब क्या कर देंगे सर, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमको P डैश अपॉन P मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सिग्मा इंटू ये कैंसिल होगा, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा ई पावर पाई 4 पाई सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 6/12 का स्क्वायर और 1000/500 का 4, मतलब 2 की पावर 4। तो P डैश अपॉन P कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो P डैश कितना बच जाएगा, 4P के बराबर। अब P की वैल्यू क्या दी थी, 450, यहाँ पुट कर दो, तो 4 इंटू 450, ये कितना हो जाएगा, 1800 वॉट। आया कि नहीं आया बताओ? ये FYQ है, नीट में आने लायक सवाल है। हाँ क्या?
अरे भूलना नहीं बेटा, है ना, ध्यान रखना, भूलना नहीं है, टी की पावर 4 पे डिपेंड करता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर, है ना, ये मिस्टेक नहीं करना बेटा, है ना, टी की पावर 4, ये तो बहुत सिली मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में, है ना, ये भूलना नहीं है ना। बाकी मतलब ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक हो जाएगा, ऐसा चीज मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम पे, है ना, भले कोई दूसरा मिस्टेक हो जाए वो बात अलग है कि भाई अपने कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ हो गया, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर ऐसी मिस्टेक करके नहीं आना है, ठीक है, पक्का। यस, बताओ। हम्म। यस, पक्का। अच्छा, अब अभी कितना बज गया, 11 बज गया, तो आज की क्लास यहीं एंड करें। अभी रेडिएशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रेडिएशन खत्म नहीं हो पाया, अभी और है ना, इस वीक तो हो जाएगा खत्म, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा रेडिएशन। आपको समझ आया कि नहीं, पहले आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि अब क्लियर हुए? अब कंफ्यूजिंग है किसी भी बच्चे को, बताओ। हाँ, क्या इंटेंसिटी, हम समझे नहीं, कौन सा इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी? हाँ, उसका आप फोटो भेज देना, हम समझ नहीं पा रहे, हो सकता आप एक बार नोट्स में क्या लिखवाया है उसका फोटो भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। ये अब समझ आया कि नहीं आया, अब क्लियर हुआ कि नहीं? 100% क्लियर हुआ। अभी तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बचा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बचा है, ये दोनों चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, पक्की बात। हाँ, हाँ, तमन्ना मैम की क्लास है कि नहीं बता देना, तो हम कल 8 बजे से कर लेंगे। अच्छा। हम्म। क्लास नहीं हुई उनकी 2 दिन से? अरे, क्यों नहीं हुई? अच्छा, गुड़गांव, हाँ, आज वो हुआ था ना, कुछ क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है ना। हाँ, इसलिए वो आज आई थी ऑफिस। बताओ समझ आया कि नहीं? पक्का। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो बच्चों तो पूछना है ना, कोई भी डाउट हो बिना संकोच किए पूछना है आप लोगों को, ठीक है, जितना हो सकेगा उतने में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये तो मैं नहीं कह सकता 100%, क्योंकि मुझे ना ऑफिस भी जाना पड़ता है, फिर वो जेई के बच्चे हैं, उनके लिए भी यार वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उनको मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आप लोगों की लाइव ले रहा हूँ, उनके लिए रिकॉर्डिंग दे पा रहा हूँ, क्योंकि उनका लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनको रिकॉर्ड करके देता हूँ। अभी आपकी क्लास खत्म होगी, फिर मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोऊंगा जेई के बच्चों के लिए, तो है ना, तो जितना हो सकेगा उतना मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैंने सोचा था यार आज रेडिएशन खत्म कर दूंगा, पर हो ही नहीं पाया, मतलब समझाने के चक्कर में मुझे लग रहा है मैं थोड़ा बह जाता हूँ, इसीलिए ज्यादा लेंदी हो जाता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर है ना, कल रेडिएशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बचा है, बस बात खत्म, इसके बाद रेडिएशन खत्म। बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो यार, डिलीटेड में मैं तो नहीं गिनूंगा, मालूम क्यों? क्योंकि सिलेबस में ना सिर्फ रेडिएशन लिखा हुआ है। हाँ, सिलेबस में सिर्फ रेडिएशन लिखा हुआ है, अगर आप बुक देखोगे ना तो बुक में रेडिएशन के अंदर ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दिया होता है, तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाएगा ना तो कोई ये नहीं कह पाए। हाँ, क्या चीज?
क्या देखा था? हाँ, देखा था ना, है ना पीवाईक्यू। हाँ, तो अब कुछ कुछ टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग डिलीटेड है, ठीक है, पर मैंने आपके सामने उस दिन सिलेबस रखा था, उसमें सिर्फ वर्ड रेडिएशन यूज किया गया है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे सवाल आ गया, तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि ये डिलीटेड था। क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग रेडिएशन का ही टॉपिक है, तो इसलिए उसको करके जाओ। और एक्चुअली देखा जाए ना, तो रेडिएशन टॉपिक में ना सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे ही सवाल बनता है। यार ये सब सवाल तो बहुत बच्चों वाले सवाल है, ये सब तो बेसिक सवाल है, ये सब सवाल आने, ये सब सवाल भी आएंगे एग्जाम में, पर ये अच्छे मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल थोड़ी हैं, ये सब तो आसान सवाल है। अच्छा सवाल, थोड़ा ठीक ठाक सवाल न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का ही बनता है। तो अगर रेडिएशन से सवाल पूछना होगा, तो मेन टॉपिक जो सबसे अधिक अधिक बार पूछा गया वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ही है, समझे। तो वो मैं आपको करवाऊंगा, भले तमन्ना मैम ने कराया हो या ना कराया हो, मैं आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कराऊंगा, और उसके 4-5 सवाल भी करा दूंगा, जिसमें आपको एकदम कंफर्ट हो जाए उसमें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, है ना। तो कल आप एक काम करना, दिन में ही मुझे अपडेट कर देना कि मैम की क्लास है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो हम लोग 8:30 बजे से हम लोग कोशिश करेंगे 8:30 बजे से करने का, ठीक है। 8 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे ऑफिस से आने में टाइम लग जाता है, 8:30 से ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल, है ना। बाय बाय। बाय बाय। बाय।